चैप्टर है ये, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। आज हम फार्मा इंडस्ट्री का कंप्लीट स्टडी यहां पर करेंगे, राइट। आप देखिए स्लाइड में लिखा हुआ है सेक्टर्स ऑफ फार्मा इंडस्ट्री, मतलब फार्मा इंडस्ट्री के कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। सपोज कोई थिंग्स है, मान लो एबीसी से बनी है, तो ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, उन तीनों चीजों का नॉलेज हमको होना चाहिए, तभी हम कंप्लीट एबीसी के बारे में जान पाएंगे, राइट। वैसे ही अगर हम बात करें फार्मा इंडस्ट्री की, तो फार्मा इंडस्ट्री किन किन सेक्टर से मिलकर बना हुआ है, इसका नॉलेज हम यहां पर लेंगे। और यहां पर देख रहे हैं सेक्टर्स ऑफ फार्मा इंडस्ट्री कौन कौन से हैं। मेन रोल ऑफ ईच सेक्टर ऑफ फार्मा इंडस्ट्री, ये जो सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स का मेन रोल क्या है। मेन रोल का मतलब क्या है, ये अपना रोल कैसे निभाते हैं, मतलब इन सेक्टर्स पर मुख्यतः कौन कौन से वर्क होते हैं। मेन रोल ऑफ ईच सेक्टर ऑफ फार्मा इंडस्ट्री, इन सेक्टर्स का मेन रोल क्या है, राइट। इसकी स्टडी आज के चैप्टर में हम करेंगे। और इस स्टडी के साथ ही हम यह भी देखेंगे कि हाउ द सेक्टर ऑफ फार्मा इंडस्ट्री आर इंटरकनेक्टेड, मतलब ये जो सेक्टर्स हैं जो फार्मा इंडस्ट्री को बना रहे हैं, तो ये सेक्टर आपस में एक दूसरे से किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड का मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब एक सिक्के के एक पहलू भी खराब हो जाए तो सिक्का क्या हो जाता है, खोटा हो जाता है। वैसे फार्मा इंडस्ट्री के जो सेक्टर हैं, हर एक सेक्टर्स की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, और किसी भी सेक्टर्स को अगर आप वहां से निकाल लिए तो फार्मा इंडस्ट्री का सेक्टर पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाएगा। तो यस, जैसे हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो हमारी बॉडी तभी कंप्लीट होती है जब सारे अंश भली भांति सही जगह पर काम कर रहे हों। वैसे ही फार्मा इंडस्ट्री बेहतरीन तरीके से तभी रन करेगी जब फार्मा इंडस्ट्री के सारे सेक्टर बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, राइट। और इन्हीं में से किसी एक सेक्टर्स का हम हिस्सा बनने की तैयारी कर रहे हैं, जिस पोस्ट का नाम है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, राइट। तो हाउ द सेक्टर ऑफ फार्मा इंडस्ट्री आर इंटरकनेक्टेड, मतलब यह सेक्टर एक दूसरे से किस तरीके से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, राइट। आगे आप नोट कर सकते हैं इसको। अब यहां पर देखिए लिखा है फार्मा इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर। मैं वही बात कर रहा हूं, स्ट्रक्चर का मतलब यहां पर सेक्टर, फार्मा इंडस्ट्री की कौन कौन से सेक्टर्स हैं। अब इसकी हम यहां पर थोड़ी सी स्टडी स्टार्ट करेंगे, राइट। सबसे पहले आप देख रहे हैं स्लाइड पे, देखिए एक चीज लिखी हुई है। सबसे पहला सेक्टर है, पंकज लुक एट द स्क्रीन, डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। ये फार्मा इंडस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे फर्स्ट चैप्टर है, और यहीं से फार्मा इंडस्ट्री की स्टार्टिंग होती है। फार्मा इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उसकी स्टार्टिंग होती है डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट से। और जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, जो भी वर्ल्ड की जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनका अपना एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, जिसको R&D के नाम से हम जानते हैं। R&D आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है, वो सेक्टर का नाम होता है R&D, राइट। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R फॉर रिसर्च एंड D फॉर डेवलपमेंट। तो ये जो डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का जो सेक्टर है, वो इस सेक्टर में क्या होता है, कभी कभी कोई मल्टीनेशनल कंपनियां सिर्फ यही वर्क करती हैं और थ्रू आउट ईयर्स सिर्फ डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट पर वो वर्क करती हैं, या कोई मल्टीनेशनल कंपनी का एक सेगमेंट्स होता है जिसको हम डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स कहते हैं, और उस डिपार्टमेंट्स का मेन रोल होता है किसी पर्टिकुलर ड्रग की डिस्कवरी या उसका डेवलपमेंट। तो ये फार्मा इंडस्ट्री का फर्स्ट सेक्टर है, डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, राइट।
आगे की स्लाइड्स में डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में कौन कौन से मुख्य स्टेप होते हैं, कौन कौन से मेन स्टेप होते हैं, इसकी जानकारी हम आगे की स्लाइड्स में लेंगे। क्लियर? अब आपने नोट किया डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। सेकंड सेक्टर देखिए क्या होता है। पंकज जी लुक एट स्क्रीन, बिकॉज ये आपको नोट्स आपको बाद में मिल जाएंगे, तो बहुत ज्यादा इसको नोट्स करने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर समझिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। राइट? आप मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं अपने को समझने के लिए। पता चला हम आपको समझा रहे हैं, आप लिखने में व्यस्त हैं। समझना इंपॉर्टेंट, लिखी लिखाई चीजें तो भी आपको मिल जाएंगी। बुक्स बहुत बड़ी बड़ी चीजें इन पर है, आप समझिए हम क्या बता रहे हैं आपको। राइट? तो फार्मा इंडस्ट्री का पहला सेक्टर है डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। राइट? अब दूसरा सेक्टर कौन सा है? दूसरा सेक्टर है इसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्या सेक्टर है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मतलब किसी पर्टिकुलर दवा की जब डिस्कवरी और उस पर डेवलपमेंट पर वर्क हो गए, तो अब वो चीज बनेगी भी तो कहीं पर, वो चीज बनेगी कि नहीं बनेगी, तो वो बनाने का काम जो सेक्टर्स करता है उस सेक्टर्स को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये फार्मा इंडस्ट्री का सेकंड सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस तरीके का है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी आगे की स्टडी हम आगे की स्लाइड में करेंगे। राइट? और तीसरा सेक्टर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है मार्केटिंग सेक्टर। क्या है? मार्केटिंग सेक्टर। मार्केटिंग सेक्टर का मतलब यह है कि जब कोई पर्टिकुलर मेडिसिन की डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट हो गया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, तो अब वो प्रोडक्ट किस तरीके से मार्केट में एंट्री करेगा और किस तरीके से उसकी सेलिंग होगी, यहां पर ये सारी स्ट्रेटजी इस मार्केटिंग सेक्टर में बनाई जाती है। मार्केटिंग सेक्टर का मेन काम यह है कि पर्टिकुलर मेडिसिन की एंट्री किस तरीके से मार्केट में होगी, उसकी एमआरपी क्या होगी, उसकी पैकिंग क्या होगी, उसका वे ऑफ डायरेक्शन क्या होगा, कैसे वो डॉक्टर्स के पास पहुंचेगा, ये सारी चीज की स्ट्रेटजी हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स में बनाई जाती है। और इसलिए इसको फार्मा इंडस्ट्री का थर्ड सेक्टर बोलते हैं। और फोर्थ सेक्टर आता है, इसे लास्ट वन सेक्टर बोलते हैं, और उस सेक्टर्स का नाम है अवेलेबिलिटी। क्या सेक्टर है? अवेलेबिलिटी सेक्टर। अवेलेबिलिटी सेक्टर्स का मतलब यह होता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने तो एक स्ट्रेटजी आपकी तैयार करा दी कि आप पर्टिकुलर ड्रग किस तरीके से मार्केट में एंट्री करेगा, लेकिन अवेलेबिलिटी सेक्शन यह देखता है कि पर्टिकुलर मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जब निकलेगी तो एक उसकी एक सप्लाई चेन होगी, एक लॉजिस्टिक चेन होगी, एक सिस्टम होगा कि मैन्युफैक्चरिंग से सपोज दैट, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, सपोज दैट कोई एबीसी एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी। एबीसी कंपनी ने किसी पर्टिकुलर डी नाम की किसी प्रोडक्ट्स की डिस्कवरी की, डी नाम की किसी प्रोडक्ट या साल्ट की डिस्कवरी की। अब डी साल्ट की सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई। अब ये जब ये साल्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बन गया, तो ये मार्केट में कैसे पहुंचेगा, मतलब ये मार्केट में कैसे अवेलेबल होगा, तो अवेलेबल कैसे होगा, इसकी स्ट्रेटजी तो बनी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, लेकिन एग्जिस्टेंस में कैसे आएगा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन या सारी स्ट्रेटजी बनाई जाती है अवेलेबिलिटी सेक्टर में। जैसे सपोज दैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जब कोई प्रोडक्ट चलता है, तो सबसे पहले जैसे हमारे इंडिया में 29 स्टेट हैं, तो उस 29 स्टेट में हर एक स्टेट में एक कंपनी का C&F होगा। क्या होगा? C&F होगा, जिसको बोलते हैं कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग। लॉजिस्टिक चैन में सबसे पहले होता है C&F, और कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग से C&F से जब आगे मेडिसिन बढ़ती है, तो वहां पर होते हैं आप डिस्ट्रीब्यूटर्स। क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर्स। और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हो सकता है, जो पता चला पूरे स्टेट की 1/4 डिस्ट्रिक्ट को सप्लाई कर रहा है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर से नीचे एक सुपर स्टॉकिस्ट हो सकता है, फिर सुपर स्टॉकिस्ट के नीचे एक छोटा सा स्टॉकिस्ट हो सकता है, और फिर स्टॉकिस्ट से नीचे आते हैं आपके रिटेल काउंटर। क्या आते हैं? रिटेल काउंटर। मतलब मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से चली, C&F से होती हुई
रिटेल काउंटर तक पहुंचने के लिए उसको कई स्टेशन से गुजरना पड़ता है, और जब ये रिटेल काउंटर पर पहुंचती है तभी पेशेंट्स को यहां पर अवेलेबल होती है। ये हो गया मेडिकल स्टोर, जहां पर फुटकर में दवा ली जा सकती है। तो ये अवेलेबिलिटी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी दवा की खोज हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, मार्केटिंग, ये तीनों चीज हो भी जाए, और अगर उसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में नहीं है तो उसका फिर कोई मतलब नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फार्मा इंडस्ट्री की जो 4 सेक्टर्स हैं आपस में एक दूसरे के बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और इसमें से किसी भी एक सेक्टर्स को अगर हम यहां से हटा लें, ये पूरी फार्मा इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए फार्मा इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर इन 4 सेक्टर से मिलके बना होता है। पहला, डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड अवेलेबिलिटी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, तो डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में सिर्फ मेडिसिन शामिल नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन की यहां पे डिस्कवरी डेवलपमेंट हो रहा है। फार्मा इंडस्ट्री की जितने भी अपराटस हैं, फार्मा इंडस्ट्री में जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, चाहे वो सर्जिकल हो, चाहे कोई ऐसा टूल हो जिससे हम किसी बीमारी की जानकारी लेते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, स्लाइड में आप देख रहे हैं मेडिकल डिवाइस और मेडिसिन। मेडिकल डिवाइस का मतलब क्या होता है? जैसे डॉक्टर साहब ने देखा, डॉक्टर साहब ने गले में स्टेथोस्कोप लटकाया रहता है, वो भी एक मेडिकल डिवाइस है। तो उसकी भी कहीं ना कहीं डिस्कवरी हुई होगी, उसका भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ होगा, फिर उसकी भी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी, उस पर भी कहीं ना कहीं मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनी होगी, और उसका भी एक सप्लाई चेन हो। क्लियर? तो मेडिसिन ही नहीं, मेडिकल डिवाइस पर भी ये चारों सेक्टर्स लागू होते हैं। अब आप स्क्रीन में देख रहे हैं मेडिकल डिवाइस, यहां पर क्या लिखा है? एमआरआई स्कैनर। आप देख रहे हैं एमआरआई, भाई ये भी तो एक क्या है? एक मशीन है। तो इस मशीन की भी तो कहीं ना कहीं डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट हुआ होगा। जब हमको किसी चीज की जरूरत होती है तो उस चीज की खोज होती है और फिर उस पर डेवलपमेंट होता है, राइट? तो वो मेडिकल डिवाइस भी हो सकती है और वो मेडिसिन भी हो सकती है, राइट? आप देख रहे हैं टैबलेट बने, कैप्सूल बने, सिरप बने हैं, इंजेक्शंस बने हैं। तो ये क्या है? ये भी एक फार्मा इंडस्ट्री का एक पर्टिकुलर पार्ट्स है जो डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट से, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और अवेलेबिलिटी सेक्टर से होते हुए पर्टिकुलर कस्टमर तक पहुंचता है। इज दैट क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि फार्मा इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपका आंसर होगा सर, फार्मा इंडस्ट्री आर मेड अप ऑफ 4 सब सेक्टर। फर्स्ट, डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड, मार्केटिंग एंड फोर्थ वन, अवेलेबिलिटी। एंड दीज 4 सेक्टर्स आर मेड फार्मा इंडस्ट्री। अब हम हर एक सेक्टर्स की एक डीप स्टडी करेंगे कि इस सेक्टर्स में किस तरीके से काम होते हैं। तो सबसे पहला सेक्टर वहां पर कौन सा था? डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। अब डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में कैसे होते हैं, अब इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन में लिखा हुआ है कंपाउंड कलेक्शन। अब यहां पर हम उदाहरण लेते हैं इस सेक्टर में किसी मेडिसिन की खोज से। सपोज दैट, मैं यहां पर बात कर रहा हूं, सपोज दैट किसी ए मेडिसिन की यहां पर डिस्कवरी होती है, ठीक है? तो सबसे पहले जो ए मेडिसिन है इसको कहीं ना कहीं से निकाला जाएगा, इस साइड को कहीं ना कहीं से निकाला जाएगा ना। तो उस समय जब ये निकाला जाएगा और जब ये रॉ मटेरियल के फॉर्म में होगा तो उस फॉर्म को हम बोलेंगे कंपाउंड। तो कंपाउंड का कलेक्शन जहां पर ये है, जिस सोर्स से इसको हम इसको निकालते हैं, तो सोर्स के निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं कंपाउंड कलेक्शन। हो सकता है ये कंपाउंड कलेक्शन किसी पौधे की पत्ती से निकले, किसी पौधे की स्टेम से निकले, किसी पौधे के रूट से निकले, हो सकता है किसी बैक्टीरिया के अंदर से निकाला जाए, हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म से इसको निकाला जाए। तो कंपाउंड कलेक्शन का मतलब होता है कि ये डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले हम किसी कंपाउंड का कलेक्शन करते हैं और सबसे पहला इसीलिए इसको फर्स्ट स्टेप बोलते हैं कंपाउंड कलेक्शन। अब जब पर्टिकुलर कंपाउंड का हमने कलेक्शन कर लिया, मतलब निकाल लिया, तो अब दूसरा जो स्टेप आता है
वो आता है, देखिए लिखा हुआ प्री क्लिनिकल रिसर्च ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल। अब जब हमने उस कंपाउंड्स को निकाला तो अब हम ये देखेंगे कि ये कंपाउंड किस तरीके से अपने रिजल्ट्स देता है। अब रिजल्ट्स पाने के लिए हम कहीं ना कहीं इसको अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे भाई, कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर उसको इंजेक्ट करेंगे, उस पर अप्लाई करेंगे, देखेंगे अब वहां से क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। भाई डायरेक्ट ह्यूमन में तो हम नहीं जा सकते। कोई भी मेडिसिन की जब खोज होती है तो उसका हम रिजल्ट्स देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब छोटे छोटे जीवों में, जैसे चूहे हैं, बिल्ली हैं, वहां पर हम ये रिजल्ट्स देखते हैं और इसी दूसरे स्टेप को बोलते हैं प्री क्लिनिकल रिसर्च ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल। राइट, वहां पर हम रिजल्ट्स देखने के लिए सारी चीजें वहां पर करने स्टार्ट करते हैं। तो हमने दो स्टेप बताए डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में, पहला कंपाउंड कलेक्शन और सेकंड प्री क्लिनिकल रिसर्च ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे जो प्री क्लिनिकल रिसर्च हम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तो वहां पर हमको क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करते हैं, मतलब उस कंपाउंड्स के बारे में हमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं और जो जो जानकारियां हमको मिलती हैं उसको हम नोट डाउन करते हैं। तो जो नोट डाउन करते हैं पॉइंट टू पॉइंट जो हम करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एसे। तो अब पर्टिकुलर कंपाउंड्स का जब हम एसे बनाएंगे, पर्टिकुलर कंपाउंड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है, मतलब जब हम उसको किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या रैट्स के अंदर उसको इंजेक्शन से हमने इंजेक्ट किया तो वो उस चूहे के अंदर जाकर किस तरीके से पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस को खत्म कर रहा है, इसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फिर उस ऐसे में हम लिखेंगे बायो अवेलेबिलिटी, मतलब जब हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को उस रैट के बॉडी में इंजेक्ट कराया तो उस रैट की पूरी बॉडी में, रैट के बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उस पार्ट्स में किस परसेंटेज में वो दवा किस किस परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट हुई, लीवर में कितनी गई, किडनी में कितनी गई, हार्ट में कितनी गई, उसके आई में कितनी गई, उसके माइंड्स में कितनी गई, इस चीज को बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। और अगला उस पर लिखेंगे टॉक्सिसिटी। जैसे हम ऐसे में हेडिंग्स डालते हैं ना, क्या डालते हैं, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसके मुख्य गुण, फिर उसके डालते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं, फिर लिखते हैं इसके कौन कौन से अवगुण हैं, फिर हम लिखते हैं नीचे प्रस्तावना। वैसे जब हम ऐसे बनाएंगे तो वहां पर फिर क्या लिखेंगे, टॉक्सिसिटी, मतलब इसके साइड इफेक्ट क्या है। अगर हम इस मेडिसिन को रैट्स के अंदर डाला तो हमको क्या साइड इफेक्ट मिल रहे हैं, उसका भी ऐसे हम यहां पर तैयार करेंगे। और टॉक्सिसिटी के बाद आता है मेटाबॉलिज्म। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब होता है रचनात्मक और कैटाबॉलिक का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। मतलब ये जब कंपाउंड हमने रैट के बॉडी में इंजेक्ट कराया तो क्या उससे एनाबॉलिक इफेक्ट आ रहे हैं और क्या कैटाबॉलिक इफेक्ट आ रहे हैं, इसकी भी सारी चीजें हम एक पेपर पर नोट डाउन करते हैं। और जब ये सारी चीजें हम करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका क्या है, बायो अवेलेबिलिटी क्या है, टॉक्सिसिटी क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, इन सारी चीजों की जानकारी लेने के बाद जब हम कहीं पेपर पर नोट डाउन करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्राइमरी एसे। हम यहां पर बात कर रहे थे प्री क्लिनिकल रिसर्च ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल पर, तो सबसे पहले हम क्या बनता है उसका, प्राइमरी एसे। सबसे पहले प्राइमरी एसे कंप्लीट होता है। फिर दूसरा आता है केमिकल सिंथेसिस। केमिकल सिंथेसिस का क्या मतलब है, सपोज दैट ए कंपाउंड का हमने कलेक्शन किया था, अब हम ये देखेंगे कि ए कंपाउंड किन किन एलिमेंट से मिलके बना है, किन किन एलिमेंट से मिलके बना है, उसको बोलते हैं केमिकल सिंथेसिस, राइट। और तीसरी चीज आती है ऑर्गेनिक डिजाइन। ऑर्गेनिक डिजाइन में हम ये देखेंगे इसकी डिजाइन किस तरीके से, पर्टिकुलर एक कंपाउंड जो है किस तरीके की डिजाइन का बना। फिर इसके बाद क्या है, प्रोटीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स। प्रोटीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स का मतलब मैं आपको बताता हूं। प्रोटीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है, जैसे आपको पता है कि इस दुनिया में जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितनी भी डिसीज है, या तो वो बैक्टीरिया से की वजह से है, या वायरस की वजह से है, या किसी अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है, राइट।
यहां पे जो प्रोटीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, जो बैक्टीरिया है, एक्चुअली मैं इसकी स्टडी और आगे और आपको कराऊंगा। जैसे अगर हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत छोटा होता है, जो आंखों से नहीं दिखता है, सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। लेकिन जो बैक्टीरिया के जो ऊपर की लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, क्या होती है? सेल वॉल। ये सेल वॉल प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। और जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, जब हमने किसी रैट पे उसको इंजेक्ट किया, तो उसका काम है बैक्टीरिया को खत्म करना। तो खत्म करने के लिए वो क्या करेगा कि जो ऊपर की लेयर है, प्रोटीन वाली लेयर, इसके साथ कोई ना कोई रिएक्शन करेगा, जिससे इसकी लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगी और बैक्टीरिया मर जाएगा। तो यहां पर जो लिखा हुआ है प्रोटीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स, उसका मतलब यही है कि जब ये पर्टिकुलर साल्ट बैक्टीरिया की इस लेयर से रिएक्शन करेगा, तो किस तरीके का कंपाउंड बनाएगा? इसको तोड़ देगा या इसको गला देगा? क्या करेगा? इसकी स्टडी हम प्रोटीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स में करते हैं। तो आपने देखा प्री क्लिनिकल रिसर्च ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स में आपको 4 स्टेप देखने को मिल रहे हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर साइट्स की उसके बारे में उसके पता लगाते हैं, तो 4 स्टेप में पता लगाते हैं। सबसे पहले हम उससे प्राइमरी एसे तैयार करते हैं, फिर उसका केमिकल सिंथेसिस क्या है ये जानते हैं, फिर हम देखते हैं उसकी ऑर्गेनिक डिजाइन क्या है ये देखते हैं, और फिर हम प्रोटीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स का पता लगाते हैं। तो ये 2 स्टेप पर डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट होते हैं। अगला देख रहे हैं प्रोटीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो आगे हम आपको और दिखाएंगे, क्लियर करेंगे। यहां पर ये चीज आपको क्लियर हुई? अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम बता रहे थे, जब हम प्राइमरी ऐसे तैयार कर रहे थे, तो वहां पर हम ये पता लगा रहे थे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब वो पर्टिकुलर साइट्स जब रैट्स के बॉडी में गया, तो पर्टिकुलर बैक्टीरिया को किस तरीके से मारेगा, किस तरीके से किल करेगा, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या होगा, किस तरीके से एक्शन करेगा, उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है? जैसे आप देख रहे हैं, ये आपको चार्ट दिया हुआ है, हाउ द पर्टिकुलर साल्ट रिएक्ट विथ आवर बॉडी सेल्स एंड एज वेल एज बैक्टीरिया, हाउ किल द बैक्टीरिया और पैथोजन। इसका मतलब यह है कि सपोज दैट हमने किसी साल्ट को चूहे के बॉडी में इंजेक्ट किया। अब देखिएगा, एक तो चूहे की बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को कैसा मारेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, चूहे की भी तो अपनी बॉडी है, तो अगर साल्ट चूहे की बॉडी में गया तो बैक्टीरिया को तो मार रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं चूहे की बॉडी को भी डिस्टर्ब कर रहा है। आप देखिए लिखा बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब यह है कि जब हम किसी पर्टिकुलर साल्ट्स को हम किसी पर्टिकुलर पेशेंट्स की बॉडी में या पर्टिकुलर रैट्स की बॉडी में जब हम एंट्री कराते हैं, तो वो पर्टिकुलर मेडिसिन जब पर्टिकुलर साल्ट जब बॉडी में जाता है, तो किस किस मात्रा में लीवर में जाएगा, किस मात्रा में हमारे ब्लड में जाएगा, किस मात्रा में हमारी आई में जाएगा, किस मात्रा में हमारे ब्रेन में जाएगा, किस मात्रा में हमारे हार्ट में जाएगा, किस मात्रा में हमारे मस्कुलर में जाएगा, किस परसेंटेज में अवेलेबिलिटी बॉडी के किस किस पार्ट्स में किस किस परसेंटेज में होती है, उसकी स्टडी हम करते हैं बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी में एक पॉइंट और होता है जिसको बोलते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है, फार्मेकोकाइनेटिक्स इज व्हाट द बॉडी डज टू ए ड्रग, मतलब पर्टिकुलर साल्ट्स के प्रति हमारी शरीर का क्या रिएक्शंस है, इसकी इंफॉर्मेशन फार्मेकोकाइनेटिक्स में हम गेन करते हैं। और दूसरा वर्ड है फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोडायनेमिक्स का मतलब है फार्मेकोडायनेमिक्स इज व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब वो पर्टिकुलर ड्रग बॉडी को किस तरीके से रिएक्ट करती है, इसकी स्टडी हम करते हैं फार्मेकोडायनेमिक्स। टॉक्सिसिटी क्या लिखा हुआ है? टॉक्सिसिटी का सीधा सा मतलब है साइड इफेक्ट, और टॉक्सिन का मतलब होता है जहर। आप याद रखिएगा
एक डॉक्टर उसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को पसंद करता है जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव किसी पर्टिकुलर दवा की पॉजिटिव इफेक्ट क्या है और निगेटिव इफेक्ट्स क्या है, जब वो दोनों को बताता है, क्योंकि डॉक्टर्स को यह पता होना चाहिए कि अगर इस पर्टिकुलर दवा से किसी पेशेंट को रिएक्शन होता है तो उससे हम कैसे ओवरकम होंगे और इस दवा से क्या रिएक्शंस हो सकते हैं, उस डॉक्टर्स को पता होना चाहिए। और एक मेडिकल ड्राइव की जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी मेडिसिन के बारे में बताए तो उसके साइड इफेक्ट्स को भी बताना ना भूलें। तो टॉक्सिसिटी में इस चीज का स्टडी होती है कि पर्टिकुलर ड्रग किस तरीके के साइड इफेक्ट्स देता है। जैसे एग्जाम्पल, डैमेज लीवर को किस परसेंटेज में डैमेज कर रहा है। दूसरा, डैमेज नर्वस सिस्टम, कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्टिकुलर साइड्स हम ले रहे हैं हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा हो, ऐसा तो साइड इफेक्ट नहीं है। तीसरा, कहीं एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स और कैंसर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कैंसर का कारण बन रहा हो, हमारे शरीर के अंदर गया और हमारी कोशिकाओं को एबनॉर्मल रूप से डेवलपमेंट करने लगा, जिसको हम कैंसर बोलते हैं। कैंसर क्या है? कोशिकाओं का अचानक से बहुत तेजी से ग्रोथ करना, जहां पर एक कोशिका 4 में होनी चाहिए थी वो पता चला 400 में हो गई, तो वहां पर बड़ी बड़ी से गांठें पड़ जाती है। तो ऐसा तो नहीं पर्टिकुलर साल्ट पेशेंट की बॉडी में गया और कैंसर का कारण बन गया, उसका साइड इफेक्ट, इसकी भी जानकारी हम साइड इफेक्ट की स्टडी पे लेते हैं। फिर हेडेक, कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्टिकुलर साल्ट लेने से हेडेक हो रहा है पेशेंट। हेड का मतलब सर, एच का मतलब दर्द, मतलब सर का दर्द। वोमिटिंग का मतलब वो तो उल्टी आना, कि ऐसा तो नहीं इसके साइड इफेक्ट में ये तो नहीं कि पेशेंट्स को हम देंगे इसमें वोमिटिंग आएगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस हम टॉक्सिसिटी के अंतर्गत गेन करते हैं। मेटाबॉलिज्म इज ए मिक्सचर ऑफ एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक इज इक्वल टू मेटाबॉलिक। एनाबॉलिक क्या है? एनाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण होना, और कैटाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज का डिस्ट्रक्शन होना। जैसे इस मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस, 3 प्रोसेस से मिलकर यह मेटाबॉलिज्म बना होता है। और ये ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, हाइड्रोलिसिस क्या है, हम आगे के जब नेक्स्ट चैप्टर्स लेंगे तो वहां पर इसकी हम आपको डीप स्टडी कराएंगे। That is the second sector of manufacturing sector of pharma industry। होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब किसी ड्रग की डिस्कवरी होती है तो उस पर डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट में आपको प्राइमरी ऐसे तैयार होता है, सब कुछ उस दवा के बारे में तैयार हो जाता है। ये भी हम देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन किस किस कंपाउंड से मिलकर बना है, उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो अब क्या होगा, मान लीजिए हमने पर्टिकुलर साल्ट ए के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल गई, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर साल्ट ए की अब बल्क में क्या होगा, बल्क में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। बल्क में मैन्युफैक्चरिंग होगी ना, मतलब ये साल्ट अब बहुत बड़ी मात्रा में बनाया जाएगा। और जब ये साल्ट जिन यूनिटों में बहुत बड़ी मात्रा में बनाया जाता है उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बोलते हैं बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। ये दूसरे शब्दों में बोलते हैं उसको एपीआई, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। क्या बोलते हैं? आप देखिए, आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है एपीआई, ए फॉर एक्टिव, पी फॉर फार्मास्यूटिकल, आई फॉर इंग्रेडिएंट, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एपीआई, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट। अभी हम एपीआई के बारे में बात करेंगे। एपीआई में कोई भी साल्ट्स की बल्क में मैन्युफैक्चरिंग होती है और ऐसी यूनिटों में थ्रू आउट वो पर्टिकुलर साल्ट पूरे साल बनता है। मतलब यहां पर कोई पर्टिकुलर फाइनल प्रोडक्ट नहीं तैयार होता।
यहां पर फाइनल प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल्स तैयार होते हैं और उन यूनिट्स को बोलते हैं एपीआई यूनिट, और जहां पर फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है उसको बोलते हैं फार्मूलेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इज दैट क्लियर? मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी दो तरीके की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बटा हुआ है। एपीआई फार्मूलेशन यूनिट को साल्ट देती है, देख रहे हैं ये येलो कलर का एरो दिख रहा है, एपीआई फार्मूलेशन यूनिट को साल्ट देती है फाइनल प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए। और थोड़ा सा और हम क्लियर करेंगे आपको, जैसे सपोज दैट आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कप सिरप मैन्युफैक्चरिंग, एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब सपोज दैट कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई सपोज दैट कप सिरप है, उस कप सिरप में 3 तरीके के साल्ट पड़े हुए हैं, ए, बी और सी। ए साल्ट है एलर्जी के लिए, एलर्जी को खत्म करने के लिए। बी साल्ट है कफ को ढीला करता है और कफ को बाहर निकालता है, और जो सी साल्ट है वो गले को कूलिंग देता है, मतलब ठंडक देता है। खांसते खांसते गर्मी आ जाती है ना, गले में जलन होती है ना, उसको खत्म करने के लिए। अब किसी फार्मूलेशन यूनिट को एक ऐसा कफ सिरप बनाना है जिसमें 3 क्वालिटी हो, एलर्जी को खत्म करे, कफ को ढीला करे और कफ को बाहर निकाले, और गले को ठंडक दे। तो अगर ये 3 क्वालिटी चाहिए तो 3 तरीके के साल्ट उसको उसमें डालना होगा, और वो साल्ट है ए, बी और सी। और मैंने ये बताया पर्टिकुलर ये जो फाइनल प्रोडक्ट कहां बनेगा, फार्मूलेशन यूनिट में। अब आप देखो सपोज दैट ये आप देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है फार्मूलेशन यूनिट, फार्मूलेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहां पर कप सिरप बनेगा। लेकिन अब कप सिरप बनाने के लिए जो ए, बी और सी साल्ट है, तो ये फार्मूलेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पता चला ए साल्ट ले रहा है इस एपीआई बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर से, बी साल्ट ले रहा है यहां से, और सी साल्ट ले रहा है यहां से। तीनों से इसने साल्ट लिया, यहां पर तीनों साल्ट ले लिए एबीसी। और जब ये तीनों साल्ट इसने लिए तो क्या किया, इन प्रोसेस किया। प्रोसेस का मतलब किया तीनों साल्ट को लेकर आया, और एक पर्टिकुलर यहां पर एक पैमाना होता है कि साल्ट को किस किस मात्रा में डालना है। एक नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं जिसके तहत ये जो कप सिरप है बनाया जाएगा। इसमें कितना शुगर पड़ेगा, इसमें कितना साल्ट पड़ेगा, स्टेबिलिटी के लिए कौन कौन से साल्ट्स पड़ेंगे, वो सारा एक सेट प्रोसेस होगा। उस सेट प्रोसेस के तहत ये फार्मूलेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां कप सिरप को तैयार करेगी, और कप सिरप को तैयार करके बोतल में फिलअप करेगी, और इसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यहां पर लेबल लगेगा, यहीं पर इस पे कैप लगेगा, इसी के ऊपर इसमें मेजरिंग कैप लगेगा, और यहीं पर इसके ऊपर का आउटर कार्टून में इस कप सिरप को भर दिया जाएगा। और जब ये भर दिया जाएगा तो कुछ कप सिरप इस तरीके से आपको दिखेगा। इज दैट क्लियर? दिस इज कप सिरप। अब पर्टिकुलर दवा की मैन्युफैक्चरिंग हो गई। अब तीसरा सेक्टर मैंने क्या बताया था, मार्केटिंग का। भाई आपने दवा तो तैयार कर ली, अब ये बिकेगी कैसे, इसकी क्या एमआरपी रखी जाए, इसकी मार्केट में एंट्री कैसे की जाए, ये डॉक्टर तक कैसे पहुंचे, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब यहां पर डिसाइड होगी मार्केटिंग। और मार्केटिंग जो सेक्टर होता है, मार्केटिंग में बनाई जाती है स्ट्रेटजी, और ये स्ट्रेटजी के भी अपने पार्ट हैं। वो पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट है प्रोडक्ट। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या है, सिरप है, टैबलेट है, कैप्सूल है, इंजेक्शंस हैं, क्या है वो प्रोडक्ट, क्या है, उसकी पहले पूरी इंफॉर्मेशन लिया। फिर उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, प्राइस का मतलब उसकी एमआरपी क्या रखी जाएगी, बताया ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट डिसाइड होती है एमआरपी क्या होगी। और तीसरा है प्लेसिंग। प्लेसिंग का मतलब होता है, आप क्रिकेट देखते हैं, आप कमेंट्री सुनिए, बॉलर ने बॉल किया बैट्समैन को, बैट्समैन ने बॉल को बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेस कर दिया, मतलब जहां पर उस बॉल को पहुंचाना चाहिए था बाउंड्री में, वहां पर उसको प्लेस कर दिया, और बैट्समैन ने 4 लगा दिया। तो यहां पर कोई बॉल तो नहीं है, यहां पर है प्रोडक्ट।
तो अब यहां पर प्रोडक्ट की प्लेसिंग करना है, प्लेसिंग कौन करेगा, वहां पर बैट्समैन का, और यहां पर है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की प्लेसिंग करेगा डॉक्टर्स के दिमाग में। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्लेसिंग करेगा डॉक्टर्स के दिमाग में। तो प्लेसिंग का मतलब होता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को डॉक्टर्स के दिमाग में बैठाने के प्रोसेस को बोलते हैं प्लेसिंग। और यही सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के। जितनी बेहतरीन तरीके से आप प्लेसिंग कर लेंगे उतना ही बेहतरीन आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव साबित होंगे। और फोर्थ है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब यह है कि यह पर्टिकुलर मेडिसिन या पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बाय प्रिंट मीडिया जाएगा या बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जाएगा, किस मीडिया के द्वारा जाएगा। एक्चुअली जो शेड्यूल एच ड्रग होती है, ना तो हम उसका प्रिंट मीडिया से प्रचार कर सकते हैं, ना तो न्यूज़पेपर से प्रचार कर सकते हैं, और ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रचार कर सकते हैं। तो शेड्यूल एच ड्रग को प्लेस करने के लिए ही फार्मा कंपनियां मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को रखती हैं, इसलिए प्रमोशन होता है यहां पर शेड्यूल एच ड्रग का बाय मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो प्रमोशन किस तरीके से होगा ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स तय करेगा। यहां पर आज आपका चैप्टर क्लोज होता है। और यहां पर आज के चैप्टर में आपने क्या क्या स्टडी किया। सबसे पहले आपने स्टडी किया व्हाट इज फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री क्या है। दूसरा, व्हाट इज मेन सेक्टर ऑफ फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री के कौन कौन से मुख्य सेक्टर हैं जो मैंने आपको बताए। 4, डिस्कवरी डेवलपमेंट, राइट, मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड मार्केटिंग, एंड फोर्थ वन अवेलेबिलिटी, राइट। थर्ड, हाउ द सेक्टर ऑफ फार्मा इंडस्ट्री आर इंटरकनेक्टेड, ये जो सेक्टर हैं एक दूसरे से किस तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं, इसकी स्टडी हमने यहां पर की। और नॉलेज ऑफ फार्मा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बना होता है, इसकी स्टडी भी हमने आज इस चैप्टर में की, राइट। आप देख रहे हैं ये आज हमारे इस चैप्टर के स्टडी पॉइंट थे। और हाउ ए मेडिसिन कम इन मार्केट, और कैसे एक पर्टिकुलर दवा मार्केट में आती है, राइट।